Recording has stopped. This meeting is being recorded. स्वागत है बहन जी आज की योग साधना में। आदरणीय बहन जी कुमकुम राजपूत जी हमारे साथ हैं, जो आयुर्वेदाचार्य हैं एवं योग विशेषज्ञ हैं। साथ में ही एक संगठन का भार इन पर है, दायित्व है। प्रभारी हैं आप जिला साहिबाबाद से महिला पतंजलि योग समिति की, और आप चार तहसीलों का निर्देशन करती हैं। तो आपका स्वागत है आपकी आज की कक्षा में। आगे की साधना आपके अनुसार। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई रवि जी। और पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी अपने भाई रवि जी का, क्योंकि बहुत ही धन्यवाद भी करूंगी। और उनके बारे में आप सभी को पता ही है कि कितनी निष्ठा पूर्वक वो और निस्वार्थ भाव से जो सेवा का कार्य कर रहे हैं। उनके साथ में उनका साथ दे रही उनकी धर्मपत्नी हमारी जिला साहिबाबाद की युक्ति प्रभारी आदरणीय बहन आरती जी, दोनों ही पति पत्नी जितनी निस्वार्थ सेवा दे रहे हैं, उनके लिए एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से आप उनका स्वागत मेरी तरफ से, क्योंकि हमें ऐसे ही भाई बहन चाहिए अपने जिले को। अगर अपना जिला ही नहीं, ये पूरे दिल्ली एनसीआर और पूरे भारत वर्ष को अगर हमें योग में बनाना है, स्वामी जी के पद चिन्हों पर चलना है, तो हमें ऐसे भाई बहन चाहिए। आप देख ही रहे होंगे योग साधना के माध्यम से आप लोगों से जुड़ते हैं शुक्रवार को, है ना। बाहर से भी, विदेश से और इंडिया से भी दूर दूर शहरों से लोग उनके साथ जुड़ते हैं और अपनी निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। सुबह क्लास लगाते हैं, समय समय पर शिविर भी लगाते हैं। तो ये अनमोल हीरे हमें मिले हैं, इनका बहुत बहुत स्वागत है। और मुझे बहुत दिनों से कह रहे थे कि दीदी आप आइए हमारी कक्षा में, तो आज ये समय भगवान ने निर्धारित किया था कि आज मुझे यहाँ पहुंचना है, तो मैं आ गई हूँ। आयुर्वेद और योग पर बात करेंगे। भाई ने मुझे बोला कि मेन टॉपिक हमारा आयुर्वेद रहेगा, है ना। लेकिन आयुर्वेद और योग का समन्वय है, ये मित्र है। अगर आप आयुर्वेद के नियमों का पालन करते हैं, योग नहीं करते, तो वो अधूरा है ना। तो सबसे पहले आपको अपने जीवन में योग अपनाना है, योग को धारण करना है। योग, देखिए योग क्या है, बस थोड़ा सा योग के बारे में बताऊंगी, उसके बाद आयुर्वेद का ही विशेष आज का दिन रहेगा, है ना। योग संपूर्ण जीवन, जो हमारा जीवन है वो योग है, समझ लीजिए। अगर आपने योग को धारण किया, योग परम सत्य को अनुभूत करने की विद्या योग है। संपूर्ण जीवन ही योग है। जीवन को जीने की कला योग है। योग जीवन में संतुलन बनाने के लिए, अपने अंदर की दिव्यता को पोषित करने एवं विकसित करने का एक तरीका है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आत्मा, मन और शरीर को संरेखित करने के लिए योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। जैसे भोजन जरूरी है जीवित रहने के लिए, वैसे ही योग जरूरी है। यदि हमें लंबे समय तक स्वस्थ जीवन चाहिए, हमें योग करना होगा। स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा करता है और बीमारों को बीमारी से बचाता है योग। योग का प्रायोजन स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारों को बीमारी से बचाना। उसी तरह आयुर्वेद का भी यही प्रायोजन है, स्वस्थ व्यक्तियों के स्वास्थ्य की रक्षा और बीमारों को बीमारी से बचाना।
दोनों का प्रायोजन सेम है, एक है। योग आप डेली करें। योग में अगर 3 बातें आप रोज नियमित ध्यान रखेंगे और उन बातों का ध्यान रखते हुए योग करेंगे तो 100% पहले दिन से ही फायदा होगा। पहली बात, योग में निरंतरता, योग डेली करेंगे। दूसरी बात, योग का समय, आपको पता होना चाहिए कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम मुझे कितनी देर करना। समय रोगानुसार करें। असाध्य रोग होने पर कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा से ज्यादा करें, और ऐसे नॉर्मली आप 10 से 15 मिनट कर सकते हैं। ठीक है। अगर डायबिटीज है तो कपालभाति को 1-1 घंटा करें, अग्निसार करें, मंडूकासन करें, सशकासन करें, वक्रासन, है ना। आपको मतलब ये पता होना चाहिए मुझे कौन सा आसन, कौन सा प्राणायाम कितनी देर करें। तो इस हिसाब से आपको रोग के अनुसार योग का समय निर्धारण करना। तीसरी और बहुत ही खास बात है कि आपको सही विधि पता होनी चाहिए। सही विधि का अगर आपको ज्ञान होगा तो आप आराम से उस चीज को, जैसे कि घुटनों के दर्द वालों को जंप नहीं करना, कमर दर्द वालों को कोई भी कितना भी महत्वपूर्ण आसन हो उसको आगे नहीं झुकना, हर्निया वालों को पीछे नहीं झुकना, गर्दन दर्द वालों को कभी भी गर्दन आगे नहीं करना। सभी मेरी बातें भी सुनते रहें। और यहाँ भाई ने आपको बहुत अच्छे से कपालभाति, अनुलोम विलोम सब सिखा दिया होगा, तो कपालभाति करते रहें। कोई भी ऐसे खाली ना बैठे। अगर किसी को नोट करना तो वो नोट कर लेंगे, और बाकी लोग सभी कपालभाति, अनुलोम विलोम करते हुए मेरी बात सुनेंगे। ठीक है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, श्वास बाहर, पेट अंदर, ब्रीथ आउट करते रहेंगे। पेट उसी समय अंदर जाएगा। रिब्स के नीचे के जितने भी ऑर्गन्स है सबके लिए कपालभाति प्राणायाम जबरदस्त। लीवर, ये राइट साइड हमारा लीवर है, लेफ्ट साइड स्टमक है, हमारे 2 किडनियां हैं, आते हैं। पेट में जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं और रिप्रोडक्टिव के, सबके लिए प्रधान प्राणायाम है। कपालभाति शरीर में किसी भी प्रकार की गांठ होने पर अगर कपालभाति को 1-1 घंटा करेंगे तो भूल जाती है वो गांठ, गारंटी, है ना। तो आप कपालभाति करते रहें, मेरी बातें भी सुनते रहें। योग को आपने 3 बातों का ध्यान रखते हुए करना, निरंतरता, समय और विधि। सही विधि का ध्यान रखते हुए योग करेंगे तो 100% पहले दिन से ही फायदा होगा। ठीक है। नियमित योग करेंगे, योग से जुड़ेंगे, और साथ ही आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे, है ना। आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद आयुष प्लस वेद। आयुष जीवन, वेद ज्ञान, जीवन को जीने का ज्ञान। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वस्थ जीवन कैसे जिए लंबे समय तक। आयुर्वेद के नियमों का पालन यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो स्वस्थ रहते हैं हमेशा। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे चले, कैसे बैठे। हम आयुर्वेद के हिसाब से ही अपने जीवन की दिनचर्या को अगर पालन करते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं हमेशा, है ना। देखिए, मैं आयुर्वेद के बारे में आपको जितना भी बोलूंगी कम है, लेकिन जितना बोलूं उसको अमल करना, जितना बोलूं उसको ध्यान। ये नहीं है कि कुमकुम जी आई हैं और वो बोल के चली गई और बस हो गया, नहीं। आपको उन बातों को अमल करना, ध्यान देना, है ना। मैंने आपको बताया आयुर्वेद क्या है। आयुष प्लस वेद। आयुष जीवन, वेद ज्ञान, जीवन को जीने का ज्ञान आयुर्वेद ही सिखाता है ना। आयुर्वेद का जन्म हमारे देश भारत में ही हुआ। हजारों साल पहले हमारे देश भारत में ही आयुर्वेद का जन्म हुआ। आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी जी को, भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक पिता रहे। उन्होंने ये अनमोल देन हमें दी, जो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। ठीक है। आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति 3 प्रकार की है। आयुर्वेद 3 प्रकार से अपनी चिकित्सा पद्धति पर कार्य करता है। पहली चिकित्सा पद्धति है फल फूल पेड़ पौधों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा। उसके जनक, उसके महर्षि, उसके पंडित रहे हैं महर्षि चरक। महर्षि चरक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के फल फूल पेड़ पौधों, पहली चिकित्सा पद्धति के जो जनक रहे, जो पंडित रहे, वो चरक।
महर्षि चरक रहे। दूसरी चिकित्सा पद्धति है शल्य चिकित्सा पद्धति। शल्य है ना, सर्जरी के द्वारा चिकित्सा पद्धति भी होती है आयुर्वेद द्वारा। तो उसके जो पंडित रहे, ज्ञाता रहे, महर्षि रहे, उनका नाम है सुश्रुत। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के दूसरे जनक रहे सुश्रुत जी। और तीसरी चिकित्सा पद्धति है फल फूल खान पान के द्वारा, कब खाएं, कितना खाएं, क्या खाएं। ये जो तीसरी चिकित्सा पद्धति है, कैसे चलना, कैसे सोना, कैसे बैठना, कैसे खाना, कितना पीना, कब पीना और कब खाना, के पंडित महर्षि ज्ञाता रहे महर्षि वाग्भट जी। वाग्भट जी बहुत ही, देखिए मैं बड़ी फैन हूँ उनकी, मैं बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, और मेरे जीवन में मैं उनके हर बताए हुए नियमों को फॉलो करती हूँ, इसीलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से बता पाती हूँ, क्योंकि उनके बताए हुए नियमों पर जो व्यक्ति चलेगा, उन्होंने अष्टांग हृदयम एक ग्रंथ लिखा, महर्षि वाग्भट जी ने अष्टांग हृदयम ग्रंथ लिखा 3500 साल पहले। 7000 उसमें सूत्र लिखे अष्टांग हृदयम, और दूसरा था अष्टांग संग्रह। दोनों पुस्तकों में उन्होंने 7000 सूत्र लिखे। तो सूत्रों के अंतर्गत उन्होंने बताया कि मनुष्य को क्या खाना, क्या नहीं खाना, कब पीना, कब नहीं पीना। उन्होंने बताया कि मनुष्य क्या खाए कि वह स्वस्थ रहे, और ऐसा क्या ना खाए कि वह बीमार ना पड़े। अगर उनके अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह उन्होंने संस्कृत में लिखा। मैं आपको 10 नियम महर्षि भागवत जी के 10 नियम अगर बताऊंगी, देखिए क्योंकि 7000 सूत्र तो बताने में मुझे आपको 3 महीने यहाँ बैठाना पड़ेगा, और पूरा दिन बैठाना पड़ेगा, और तब जाके वो समाप्त होंगे। लेकिन उसका छोड़ दीजिए मैं 10 नियम आपको बताऊंगी अष्टांग हृदयम के। उन 10 नियमों का यदि आपने पालन किया, और 10 नियम अगर आपने ईमानदारी से अपने जीवन में उतार लिए, तो गारंटी योग देता है, आयुर्वेद देता है आपको कि आप तो स्वस्थ रहेंगे ही अपने जीवन में। अपने आने वाली जो जनरेशन है, आपका घर परिवार, आपके पति बच्चे और पोते पोती नाते सब स्वस्थ रहने वाले हैं, क्योंकि जब आपको ज्ञान होगा तो आप उनको बताएंगे, ठीक है, और वो अपने बच्चों को बताएंगे। तो इसलिए जो मैं बात बोल रही हूँ उस पर अमल करना, उसको सुनकर छोड़ नहीं देना, ठीक है। तो देखिए हम आगे बढ़ने से पहले आपको अष्टांग हृदयम के 10 नियमों पर जाने से पहले बताएंगे कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषता। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति की विशेषता है कि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करता हुआ वैद्य है। देखिए जब भी हम किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक रोग होने पर, जैसे किसी को एक रोग है, किसी का पेट खराब है ना, तो जब हम वैद्य के पास जाएंगे, और मेरे मित्र का भी पेट खराब है, हम दोनों आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाएंगे, तो वो हम दोनों से हमारे मन की स्थिति को पूछेगा, पूरे सिस्टम्स को पूछेगा कि कैसे हुआ, क्या खाया, फिर हमारे वात कफ पित्त की प्रकृति को जानेगा। आप बात समझ गए। एक ही रोग होने पर आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा करता हुआ वैद्य उन दोनों व्यक्तियों के वात कफ पित्त की प्रकृति को जानकर उन्हें दवा देता है। इसकी यही विशेषता है कि एक रोग होने पर भी दवाई में भिन्नता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से चिकित्सा प्रणाली से जब चिकित्सा होती है, तो मनुष्य के मन और भाव को देखा जाता है, वात कफ पित्त की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उसे चिकित्सा की जाती है। यही इसकी चिकित्सा पद्धति की विशेषता है ना। किसी को भी एक जैसा दवा नहीं दे सकते हम, किसी का वात का, कफ का, पित्त का, किसकी क्या प्रकृति है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि वात कफ पित्त क्या है। ये त्रिदोष है, हमारे शरीर में अंदर है, और ये हमें चाहिए होते हैं जब ये बैलेंस है, ठीक है। जब वात कफ पित्त हमारे संतुलित है, तो हम
स्वस्थ है। और अगर ये इम्बैलेंस हो गए हैं, अगर ये हमारे असंतुलित हो गए हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं, है ना। तो आपको सबसे पहले ये जानना होगा, जो मैं आपको 10 नियम बताऊंगी उससे हमारा वात कफ पित्त जो त्रिदोष है वो संतुलित होता है ना। अगर मनुष्य को स्वस्थ रहना है अपने जीवन में, तो उनको अपने वात कफ पित्त की प्रकृति को संतुलित रखना है ना। तो आपको ये पहले पता होना चाहिए कि वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। समझ गए। जो हमारे आयुर्वेद के 4 महर्षि हुए हैं उन्होंने इसी पे वर्क किया है। मुख्य 4 हुए हैं धन्वंतरी जी जो पिता हैं आयुर्वेद के, सुश्रुत, चरक एंड वाग्भट जी, है ना। चरक जी ने चरक संहिता लिखी, सुश्रुत संहिता लिखी गई, फिर वाग्भट जी ने अष्टांग संग्रह ग्रंथ लिखा, है ना। और संपूर्ण आयुर्वेद का जो हमें देन है वो महर्षि धन्वंतरी जी की है। बाद में बहुत सारे महर्षि आए, लेकिन मेन यही है ना। हमारे जो आयुर्वेद है, हमारे 4 वेद है ना। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद, सभी को पता है। दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद, और आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। समझ गया आप? आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। आप इन चीजों को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में, और आपको बताते हैं वात कफ पित्त। वात क्या है, कफ क्या है और पित्त क्या है ना। ये हमारे शरीर में किस किस अंग को प्रभावित करता है, तो मैं आपको बताती हूँ। देखिए, थोड़ा सा ऐसे करना बेटा, पीछे थोड़ा मेरा पैर दिखाई थोड़ा पीछे कर दीजिए, जाकर सीधा करिए, हल्का सीधा स्ट्रेट। यस, देखिए आप लोगों को मेरा पैर और पूरा शरीर दिखाई दे रहा होगा इस समय। मैं आपको बताती हूँ। देखिए, ये जो पैर का अंगूठा है और जंघा तक हमारे वात जो हमारा दोष है उससे प्रभावित होता है। पैर के अंगूठे से जंघा तक वात दोष का प्रभाव रहता है, ठीक है। और जंघा से लेकर यहाँ सीने तक हमारे शरीर में पित्त जो दोष है उससे प्रभावित होता है, ये अंग उतना, ठीक है। और सीने से लेकर सर तक हमारा कफ दोष से प्रभावित शरीर रहता है ना। अब हम जानेंगे कि वात के कितने रोग, अगर वात इम्बैलेंस है, असंतुलित है, तो कितने रोग होते हैं। कफ के बिगड़ने से कितने रोग होते हैं, पित्त के बिगड़ने से कितने रोग। तो वात के बिगड़ने से 80 रोग आते हैं, पित्त के बिगड़ने से 40, आधा कर दीजिए, और कफ के बिगड़ने से 28, 20 से 28 रोग, है ना। अगर हमारा वात कफ पित्त तीनों बिगड़ गए तो 148 बीमारी आने का खतरा रहता है। अब सोचिए कौन सी आ जाए, आपके शरीर के ऑर्गन्स की ऊपर है कि कौन सा कितना मजबूत है ना, कौन सा प्रभावित हो रहा है, ठीक है। तो आपको अपना वात का पित्त संतुलित करना। 148 बीमारियों में से सबसे पहली होती है एसिडिटी, और सबसे लास्ट की होती है कैंसर। जब कैंसर हमें होता है या हमारे किसी प्रियजन को होता है, तो हम क्या सोचते हैं कि पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों का, बस जन्मों को, बस प्रारब्ध को कोसने लगते हैं। पता नहीं कौन से प्रारब्ध है, ये तो मेरे प्रारब्ध ही ऐसे हैं, मैं क्या कर सकता। ये कभी नहीं सोचते कि मैंने क्या खाया, क्या करा जीवन में, कितना उल्टा सीधा खाया, कचड़ा खाया, है ना, योग किया नहीं, बिस्तर पर पड़े रहे, यही सब तो किया। ये कभी नहीं सोचता कोई भी, बस प्रारब्ध को कोसने लगते हैं, है ना। हाथ की लकीर जो है ना, रेखाएं भी कर्म से बदलती हैं। कर्म कीजिए, प्रारब्ध चेंज होते हैं, प्रारब्ध होते हैं। मैं ये नहीं कहती कि प्रारब्ध को विश्वास नहीं कर सकते, लेकिन जब आप मनुष्य का शरीर दिया है ईश्वर ने,
बुद्धि दी है, यहाँ निर्णय करने का कार्य करती है। यदि सद्बुद्धि का प्रयोग, और सबको सद्बुद्धि होती है, ठीक है, उसका प्रयोग करेंगे तो प्रारब्ध जो होंगे उनको भी भगवान ऐसे बाहा पकड़ के पार कर देंगे। समझ रहे मेरी बात? हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपको 148 80 बात के इम्बैलेंस से, 40 पित्त के इम्बैलेंस से, और 20 से 28 कप के इम्बैलेंस से। अब इनके मुख्य रोग मैं बताऊंगी आपको, है ना, मुख्य रोग। बात अब आप ये सोच रहे होंगे, आपका सवाल होना चाहिए ये, लेकिन आपके चूंकि माइक बंद है तो मैं सवाल भी करूंगी आपकी तरफ से और जवाब भी दूंगी। कोई सवाल ना रह जाए बाकी, जो रहेगा लास्ट में पूछ लेना, फिर दोबारा आ जाएंगे कभी भी, ठीक है। बात कैसे पहचानूं कि मेरी प्रगति बात की है, कैसे पहचानूं कि मेरी प्रगति पित्त की है, कैसे पहचानूं कि कब की है ना। इसके लिए आपको मुख्य उनके रोग पता होने चाहिए, और मुख्य रोग कौन कौन से हैं ये मैं बताऊंगी। देखिए, मैं कैसे पहचानूं कि मेरी बात की, जिनको दर्द है, ज्वाइंट्स पेन, जोड़ों का दर्द, घुटने का दर्द, पिंडली का दर्द, एड़ी का दर्द, सर्वाइकल, है ना, ये कोहनी का दर्द, उंगलियों का दर्द, जिनको भी दर्दों की प्रॉब्लम है उनकी बात प्रकृति है। बात समझ गए? वो समझ लीजिए कि उनका बात दोष इम्बैलेंस है, असंतुलित है, ठीक है। अब जिनको यहाँ से यहाँ तक हमारा पित्त है, तो जितना भी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑर्गेन्स होते हैं, है ना, ये राइट साइड हमारा देखिए लीवर है, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है ये राइट साइड लीवर है। ये जहां हाथ मेरा रखा हुआ स्टमक है, लेफ्ट साइड। बेली बटन पर अगर ये वरुण मुद्रा बनाकर रखते हैं यहाँ ऊपर बेली बटन के ऊपर, तो अप्रोक्सीमेटली ये पैनक्रियाज है। ओके, हमारी दो महिलाओं की दो है, एक यूट्रस है, दो आते हैं इसी सिस्टम में, ठीक है, दो की इनमें गड़बड़ी, जितनी भी गड़बड़ी है अगर की तो उसका पित्त बिगड़ा हुआ है। और पित्त की सबसे बड़ी बीमारी, जो पहली बीमारी होती है, एसिडिटी, खट्टी डकारे, डाइजेशन क्रिया काम नहीं कर रही, पचा नहीं, वो पड़ा रहता है पेट में। क्यों पड़ा रहता है पेट में? क्योंकि समय से खाते नहीं है। हमारा जठर दो ही समय कार्यरत होता है। हमारा जठर, ये जो पेट है, इसे संस्कृत में जठर कहते हैं, जिसमें स्टमक कहते हैं, ये दो समय कार्यरत होता है, दो समय ये कार्य ज्यादा करता है ना। वो कौन सा है? एक तो सूर्योदय के 2.5 घंटे तक, और एक सूर्यास्त होने के 1 घंटा पहले। तो आपको भरपेट थाली सजा के यदि भोजन खाना, तो सुबह 6 बजे सूर्य नारायण उदित हुए हैं, तो 8:30 बजे तक, 9 बजे तक समाप्त कर दीजिए। 9 बजे तक भरपेट खाना खाइए। लास्ट कर दिया मैंने 9, ठीक है ना। हार्डली, मतलब अगर बहुत ज्यादा लेट तो 9:30, और अगर आप सूर्य उदय होने, अस्त होने के पहले खाना है, तो वो कब खाना? अगर 6 बजे सूर्यास्त हो रहे हैं तो आपको 5:20 तक भोजन कर लेना। उसके बाद 6 बजे अगर आप सूर्यास्त के बाद खा रहे हैं तो हल्का भोजन लीजिए, और 7 बजे के बाद अगर आप भोजन खा रहे हैं तो भोजन नहीं, वो लिक्विड लीजिए, सूप लीजिए सब्जी का, या तो खिचड़ी को मैश करके, या दाल, प्रोटीन डाइट रात को नहीं कहते, सब्जी को ही लिक्विड करके खाइए। मतलब इस तरह से आपने खाना भोजन, अगर स्वस्थ रहे, आयुर्वेद के नियमों का पालन करेंगे, जीवन में कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती, है ना। आप भोजन उस समय खाते हैं जब आपका जठर कार्य नहीं करता, जब वो एकदम शिथिल पड़ा रहता है, वो पड़ा रहता है। भोजन खाया 10 बजे रात को, बताइए कोई खाने का समय है 10 बजे, आप भोजन खा रहे, वो पड़ा हुआ है वहां पे, जठर हमारा कार्य नहीं कर रहा है, वो क्या करेगा? ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में चला जाएगा, सारे कार्ब वसा सब आपके ऑर्गन चुरा लेंगे। यहाँ से टायर निकलने लगेंगे, मोटे होने लगेंगे, कपड़े टाइट होने लगेंगे, फिर सोचते रहेंगे ये अभी मैं 3 महीने पहले तो ठीक थी, अभी ये कैसे हो रहा, समझ में नहीं आता, क्योंकि आप समय से नहीं खा रहे हो। आप बात समझ लो, आपको अपने भोजन का समय निर्धारण करना जितना जरूरी है, जितना महत्वपूर्ण है भोजन को पौष्टिक लेना, उतना उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है भोजन को समय से लेना। बात समझ गए? हाँ, तो हम कहाँ थे?
हम बात कर रहे थे अपने रोगों की, ठीक है। तो जितने भी ज्वाइंट्स पेन वो बात प्रकृति के मनुष्य, जिनको लीवर में दिक्कत, किडनी में दिक्कत, पैनक्रियाज में भी दिक्कत, डायबिटीज है, लीवर दिक्कत है, किडनी परेशान कर रही है, किडनी फंक्शन कार्य नहीं कर रहा है, जितने भी यहाँ से इतने ऑर्गन्स में दिक्कत है वो उनकी पित्त प्रकृति है, उनका पित्त जो है इम्बैलेंस है, ठीक है। और जो हमारे सीने से लेकर यहाँ जितने अस्थमा, एलर्जी, बात समझिए, अस्थमा, एलर्जी, आंख में दिक्कत, नाक में दिक्कत, पिंपल्स, ये सब कफ के बिगड़ने से होता है। और कफ की सबसे गंदी बीमारी है थायराइड और मोटापा, ये कफ के इम्बैलेंस से होता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा कि बात कफ पित्त क्या है, इस प्रकृति को कैसे पहचाने। सीने से ऊपर का मामला कफ का है, जितने भी रोग है ये यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स में वो सब कफ के इम्बैलेंस से है। जितने यहाँ से यहाँ तक है वो पित्त प्रकृति के मनुष्य हैं, और जितने जंघा से अंगूठों तक, और बाकी बात जब बिगड़ता है, आपको बताया मैंने 80, तो वो सारे शरीर में तहलका मचा देता है, जीवन हराम कर देता है हमारा, है ना। तो आपको इन चीजों को पहचानना, अपनी प्रकृति को पहचानते हुए आपको आयुर्वेद के नियमों का पालन करना है ना। अब आगे बढ़ते हुए हमने बात कफ पित्त का आपको बताया। आपका सवाल होना चाहिए कि कुमकुम जी आपने बता दिया बात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है, लेकिन हम इन्हें संतुलित कैसे रखें, ये सवाल होना चाहिए ना। संतुलित कैसे रखें ये बता दीजिए, और हम संतुलित रखेंगे, हम नियमों का पालन करेंगे। आप संकल्प लीजिए मन में, तभी आगे बताऊंगी। आप मन में संकल्प लीजिए कि जो मैं बोल के जाऊंगी उन नियमों का आप पालन करेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे हमेशा, ठीक है। आयुर्वेद के 4, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि जो आपको मैं 10 नियम बताऊंगी अष्टांग हृदयम के, जो महर्षि बाघ भट्ट जी ने अष्टांग हृदयम में लिखे, और वो है 10 नियम। वो तो 7,500 सूत्र लिखे, लेकिन 10 नियम उनका हिंदी रूपांतर करते हुए मैं बताती हूँ। और उनमें से अगर गारंटी ईमानदारी से आपने 4 नियमों का भी पालन कर लिया तो आप जीवन में अभी से आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, है ना। तो पहला नियम, आप पैर खोल सकते हैं, बहुत देर से पैर बांध रखा होगा तो पिंडिया पट के ऐसे ऐसे पैरों का व्यायाम कर ले, जैसे भी इजी, मतलब ऐसे कोई सजा नहीं मिली है। आप कपाल भाती करें, अनुलोम विलोम करें, पैरों को खोल ले। अगर आसन थक गया है आपका तो पैर खोल ले, पिंडिया पटक ले आराम से, लेकिन स्पाइनल कोड आपका सीधा होना चाहिए, क्योंकि कमर गर्दन हमेशा सीधी। कभी भी बैठे, कहीं भी बैठे, कथा में बैठे, भजन में बैठे, योग में बैठे, योग में तो आपको झुकना ही नहीं है, क्योंकि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी में 3 नाड़ी होती है, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ठीक है। बाईं तरफ मनुष्य की रीढ़ की हड्डी के बाईं तरफ ईड़ा और दाहिनी तरफ पिंगला होती है, बीच में होती है सुषुम्ना नाड़ी रीढ़ की हड्डी के हर मनुष्य के। जब और ईड़ा और पिंगला से प्राण वायु चलता है, सुषुम्ना में लिक्विड भरा हुआ है, जब वो प्राण वायु ऑक्सीजन आप लेते हैं ईड़ा और पिंगला के द्वारा, वो एकत्रित होकर सुषुम्ना में प्रवेश करता है, ठीक है। अगर आप झुके रहोगे ऐसे तो अवरोध पैदा हो जाएगा, और हमारी सुषुम्ना नाड़ी से ही मनुष्य के 72,72,10,210 नाड़ियों का कनेक्शन है। जब ईड़ा और पिंगला से प्राण वायु एकत्रित होकर के सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो उसी के माध्यम से वो ऑर्गन्स तक पहुंचती है ऑक्सीजन। वो प्राण वायु आपकी सभी नाड़ियों के माध्यम से सभी ऑर्गन्स में पहुंचती है। अगर आप झुके रहते हैं तो अवरोध पैदा हो जाएगा, ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को नहीं मिलेगा, ठीक है। और मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए आपको पता ही है कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी औषधि है ऑक्सीजन, जो कि हमें प्राणायाम से सबसे ज्यादा मिलती है। आप प्राणायाम करें, योग करें, वॉक करें, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम कहाँ पर थे? हम थे कि बात कफ पित्त को, मनुष्य को अगर स्वस्थ रहना है जीवन में तो बात कफ पित्त को संतुलित रखना है। बात कफ पित्त को कैसे संतुलित रखा जाए, इसके लिए आपको बाघ भट्ट जी के उन नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, पहले नियम की हम बात करेंगे।
पहला नियम है भोजन अंते विसंवादी। भोजन के अंत में पानी विष के समान है। पानी विष के समान क्यों है? भोजन के बाद पानी विष के समान क्यों है, ये समझने वाली बात है। हमारे पेट में यहाँ स्टमक, जब भी हम एक निवाला खाते हैं तो हमारे पेट में डायरेक्टली वो सीधे जाता है। ये होल एब्डोमेन है, इसमें एक छोटी सी जगह है यहाँ पे। वो जो भी भोजन खा रहे हैं तो वो ऐसे बिखर थोड़ी जाता है सब में। इस पेट में, होल एब्डोमेन में तो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, लेकिन यहाँ एक छोटा सा ये है लेफ्ट साइड को स्टमक, उसमें जाता है वो डायरेक्टली खाना, है ना, आपको पता ही। और जब वो एक भी निवाला आपने खाया, एक भी गस्सा आपने, एक भी बाइट लिया, वहां पर पाचन क्रिया का कार्य शुरू हो जाता है ना। जठर अग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो अग्नि कोई ऐसा नहीं है कि आग जल गई वहां पे। HCl एसिड और बहुत सारे एसिड होते हैं जो हमारे भोजन को पचाने का कार्य करते हैं, ठीक है। और वो पानी में घुलनशील होते हैं। आपने भोजन खाया, वह पाचन क्रिया का कार्य शुरू हो गया और आपने सीधे गट पानी पी लिया, तो वो जो है जो एसिड भोजन को पचाने का कार्य कर रहे थे वो उस पानी में घुल जाएंगे। जो भोजन को पाचन क्रिया चल रही थी, वो जो कार्य है भोजन को पचाने का चल रहा था, वो वहां शिथिल हो गया, रुक गया। और फिर क्या होगा, जो आपने भोजन खाया वो भोजन पचने की जगह सड़ा, और सड़े भोजन से वायु विकार पैदा होता है। वो वायु आपके पेट से निकलकर आपके शरीर में, ब्लड में चली जाती है। अगर वो वायु पहले तो आपके पेट में घूमेगी, सड़े हुए, देखिए सड़े हुए भोजन का बाई प्रोडक्ट है कोलेस्ट्रॉल। आपके भोजन को, जब आपका पेट में भोजन सड़ा, उससे वायु पैदा हुई, वो वायु पेट में घूमेगी, पेट में खट्टी डकारे, जलन, एसिडिटी बहुत सारी, और जब वो तहलका मचा देगी वहां पे, पूरा शरीर को, अपने पेट को हमारा नाश कर देगी। उसके बाद वो वायु जब विस्तृत रूप में ले लेगी तो बाहर निकल के आएगी और वो हमारे ब्लड में घुल जाएगी। और ब्लड, वो वायु से, वो अम्लीय ब्लड, जब वो अम्ल एसिड वाला ब्लड जब हमारे शरीर में दौड़ेगा, हमारे लीवर में गया, लीवर खराब, किडनी में गया, किडनी फंक्शन बेकार हो गया है, हमारे माइंड में गया तो हमारा माइग्रेन, हाइपरटेंशन, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारी होने का खतरा, हार्ट में गया, हार्ट अटैक, मतलब दुनिया भर का वो सारे शरीर में हमारे दौड़ जाता है एसिड वाला ब्लड, अम्लीय ब्लड, और हमारे शरीर का नाश कर देता है। ठीक है, तो आपको क्या करना, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, भोजन के बाद पानी नहीं पीना। आपका सवाल होना चाहिए कितनी देर बाद पीना, तो आपको कम से कम 1 घंटा बाद, और ज्यादा से ज्यादा 1.5 घंटा, 1 घंटा बाद, क्योंकि हमारे शरीर में, हमारे पेट में पाचन क्रिया का कार्य 1 घंटा से 1.5 घंटा तक चलता है। लेकिन आपको 1-1.25 घंटे के बाद पानी जरूर पीना। आपको ये नहीं सोचना कि कुमकुम जी आई थी बता के गई है 1.5 घंटा तक पीना, नहीं, मैं तो 2-2.5 घंटे नहीं पीती, लो और अच्छा हो जाएगा, ऐसे नहीं करना। पीना, जरूर पीना, क्योंकि जब हमारे पेट में भोजन पचता है तो वो सेमी लिक्विड बनता है ना। उसके बाद छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत उससे न्यूट्रिएंट्स लेके हमारे शरीर को देता है, फिर बड़ी आंत में जाता है, बड़ी आंत उससे पानी लेकर हमारे शरीर को सप्लाई करता है, उसके बाद वेस्ट हमारा बाहर निकल जाता है ना। तो उस समय, जिस समय वो सेमी लिक्विड बनता है, पाचन क्रिया हो गई, उस समय पानी की जरूरत पड़ती है। और पानी के बाद जब पानी उसमें मिलता है तो उसके बाद ही हमारे शरीर में ब्लड, हमारे शरीर में खून, मांस में मज्जा, ये सब बनता है। तो उसके लिए पानी की जरूरत है। ठीक है, आपका एक सवाल होना चाहिए कि पहले कितनी देर पहले पी ले, तो आपको 40 मिनट पहले पीना, भोजन से 40 मिनट पहले पानी पीना, क्योंकि भोजन खाने से पहले 40 मिनट पहले अगर आप पानी पिएंगे तो आपके जो है, आपको पता है आपके भोजन को, जो पानी को पूरे शरीर की सफाई करता हुआ पानी हमारे मूत्र पिंड तक पहुंचने में उसे 40 मिनट लगते हैं। जैसे आपने 40 मिनट पहले भरपेट पानी पी लिया और जब वो हमारे मूत्र पिंड तक गया, आपने भोजन खाया और उसके भोजन के तुरंत बाद आपको यूरिन पास जरूर करना, सभी को। ठीक है, जितने भी टॉक्सिन्स होंगे किडनी से पेशाब के द्वारा बाहर हो गया। तो आपको भोजन के 40 मिनट पहले पानी पीना, 1 से 1.5 घंटा बाद पानी पीना, ये पहला।
ठीक है। अब एक सवाल पहले नियम में ही आपका और होना चाहिए कि हमारा इटकता है कुछ, बच्चे पानी मांगते हैं तो क्या थोड़ा पानी ले सकते हैं, एक सवाल आपका ये होना चाहिए। बीच में बहुत सारे लोगों का हो भी रहा होगा, तो देखिए मैं सवाल आपके मन में कुछ रहने नहीं दूंगी, सारे सवाल आपकी तरफ से करके जवाब दे दूंगी, उसके बाद कुछ बचेगा तो बताइए, ठीक है। तो देखिए इसका जवाब है कि हाँ, आप अपने पास में थोड़ा गुनगुना पानी, जो हमारे एसिड वाले जिनको एसिडिटी ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी थोड़ा रखें और बाकी गुनगुना पानी थोड़ा रख लें। जब 2 अन्न आप खा रहे हैं, चावल और रोटी, तो पहले चावल फिनिश करिए या रोटी, एक चुन लीजिए कौन सा। ऐसा कोई नियम नहीं है कि रोटी पहले खाना चावल बाद में। जब 2 अन्न आप एक साथ खा रहे हैं, पहले रोटी खा लिया, उसके बाद 2 घूंट पानी ले लीजिए बीच में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 घूंट भी ले सकते हैं, 4 घूंट मत लीजिए। 3 घूंट तक पानी लेके आपने अच्छा कुल्ला करा, पी लिया, उसके बाद आपको चावल खाना। 2 अन्नों के बीच में आप 2-3 घूंट पानी पी सकते। अगर कोई एक ही अन्न खा रहा है कि चावल, सवाल ये भी होना चाहिए आपका, चावल या रोटी ही खा रहा है, तो भी बीच में जब आपका आधा भोजन हो जाए तो बीच में 2 से 3 घूंट पानी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप पानी को अवॉइड करें तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या भोजन के साथ लें। सुबह के नाश्ते के साथ आपको जूस लेना, सुबह का समय है जूस का, दोपहर का समय है छाछ का, और रात का समय है दूध का। इनको ऊपर नीचे नहीं करना। सदियों से महिलाएं बहनों हमारी अपने बच्चों को सुबह दूध देती आ रही है, जो कि आयुर्वेद के हिसाब से निषेध है, सुबह दूध का समय नहीं। अगर फिर भी किसी को हैबिट है कि नहीं मैं तो दूध के बिना रह ही नहीं सकते सुबह, क्योंकि मेरी माता जी ने सुबह शुरू से ही दिया है, तो फिर उनको एक आंवला, देखिए साइट्रिक एसिड जो चीजें होती हैं वो दूध के साथ वर्जित है, लेकिन एक आंवला ही एक ऐसी चीज है, एक ऐसा फल है जो आप दूध को आपके पचा देता है। एक आंवला बिना नमक का, या तो आंवले का मुरब्बा, या तो आंवले की बिना नमक की कैंडी, या तो आंवले का थोड़ा चूर्ण, मतलब कुछ भी आंवले की चीज ले ले और दूध सुबह पी सकते हैं। मैंने ये आपको एक तरीका बताया, ठीक है। बाकी दूध सुबह अवॉइड करें, जो अपने माताएं बहनें जो अपने बच्चों को दे रही हैं उनको बंद कर दे दूध को। रात को दूध का समय, दोपहर को छाछ का समय, सुबह जूस का समय। क्योंकि क्यों क्यों ऐसा नहीं पलट सकते, इसका एक कारण है, बाकी 2 कारण मैं बता दूंगी। पहला, हमारे पेट में एंजाइम बनता है चीजों को पचाने का, सुबह बनता है एंजाइम जूस पचाने का, दोपहर को बनता है छाछ पचाने का, और रात को बनता है जूस दूध पचाने का, ठीक है, एक कारण। दूसरा कारण, आपने सुबह जूस पिया, हमारा बात जो है, बात दोष जो है, सुबह विस्तृत वायु जो हमारे शरीर में सुबह विस्तृत रहती है, बढ़ी रहती है, और बात को शांत करने के लिए पानी वाली चीजें ज्यादा से ज्यादा हमें लेनी, ठीक है। और जूस में पानी की मात्रा अधिक होती है, इसलिए हमारा बात शांत करने के लिए हमें सुबह जूस पीना, ठीक है। अब आपका एक सवाल यहाँ पर उठेगा कि दीदी, कुमकुम दीदी आप तो बता रहे थे कि पानी सुबह लेते, खाने के साथ पानी नहीं लेना, तो फिर ये तो जूस में भी पानी है ना। तो आपने वो गाना सुना होगा ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो उस जैसा। यानी कि देखिए जूस तो है, पानी तो है उसमें, लेकिन वो फलों का पानी है, तो वो जो गुण है वो फलों का देगा, वो पानी का नहीं देगा, ठीक है। उससे क्या होगा, एंजाइम पूरा है भरपूर, वहां पर एकदम डाइजेस्ट हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स को भरपूर पौष्टिकता मिलेगी, और दूसरा आपकी बात दोष जो है वो शांत होगा। बीच में चलेंगे दोपहर में छाछ। छाछ जो है पेट की क्लोजी को अगर सही रखना तो छाछ का प्रयोग करना, है ना। छाछ क्योंकि दोपहर में एंजाइम छाछ पचाने का बना, और सूर्य नारायण उदित ऊपर होते हैं बिल्कुल, और बात जो है उस समय ये हमारा पित्त जो है बढ़ा हुआ होता है ना। सूर्य नारायण उदित होकर के ऊपर चले जाते हैं बिल्कुल बीच में, और हमारा पित्त जो है बढ़ा हुआ होता है उस समय। और पेट की क्लोजी को सही रखना, पित्त को शांत रखना, तो मट्ठा पीना, छाछ, अजवाइन और हींग का, जीरे का छोंक लगाना, काली मिर्च काला नमक डालना,
और खाने के साथ ही पीना, पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के साथ ही लेना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो गुण आपको दे रहा है छाछ का। पानी तो है, पित्त को शांत करेगा और एंजाइम हुआ भरपूर है। ओके, रात को चलेंगे आप, रात मतलब है मेरा 5:20, 5:30, हार्डली 6। जब भोजन खा रहे हैं उसके साथ दूध ना ले, क्योंकि नमक और दूध का वैर है। 1 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद, 7:30 बजे तक, 8 बजे तक लास्ट आप दूध ले लें। उसमें दालचीनी का पाउडर, 1 गिलास दूध में आधा चम्मच दालचीनी डालें, बॉइल्ड कर लें, उस दूध को पिए। या जिनको बहुत ज्यादा ये नहीं है, जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ है, वो उसमें जिनको दर्दों की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बात रोग बहुत ज्यादा है, वो हल्दी डालें। कच्ची हल्दी को चिप्स काट के सुखा ले, पाउडर बना के रख ले, उसी हल्दी को आधा चम्मच 1 गिलास दूध में डाल के बॉइल करें और वो दूध ले, दर्दों की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया कि भोजन के बाद पानी नहीं पीना, अगर पीना तो 1 घंटे बाद पीना, और पहले पीना तो 40 मिनट पहले पीना, सुबह जूस पीना, दोपहर को छाछ पीना और रात को दूध। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा अच्छी तरीके से। अब हम आगे बढ़ते हैं, अष्टांग हृदयम के दूसरे नियम पर चलते हैं। मैंने ये सारी चीजें इसमें आपके क्वेश्चन भी लेकर के इनको कवर किया है, इसमें से अगर कुछ रह गया है तो आप मुझे बताना, ठीक है। आपको पता ही है कि सुबह खाना जब खाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा मोस्टली क्या करना, सुबह 2.5 घंटे तक सूर्योदय के, और ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक, और रात को सूर्यास्त होने के 1 घंटा आप खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत भरपूर आपको लाभ मिलेगा। जी, दूसरे नियम पर आएंगे। हमारा दूसरा नियम है पानी को घूट घूट पीना। पानी को आप काग आसन में बैठकर, जिनको दर्दों की प्रॉब्लम नहीं है तो वो जो है अपना ऐसे ऐसे, जिनको घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है सुबह ऐसे बैठे और घूट घूट पानी। ठीक है, सुबह उठे आप, अपनी किचन की सफाई, थोड़ा सा झाड़ू लगाए, लक्ष्मी माता को माथे से लगा के झाड़ू लगाए, स्लिप साफ करें, और आप उस समय सबसे पहले उठने के बाद आप हाथ धो करके पानी को गुनगुना करें। जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल पानी पिए, और बैठ करके तसल्ली से इस तरह से, और जिनको घुटनों में दिक्कत है वो आराम से बैठ जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि घुटनों के दर्द वालों को कभी भी घुटने बैंड नहीं। ठीक है, हम बीच बीच में आया करेंगे यहाँ पे, तो हम एक एक रोग के ऊपर भी सब्जेक्ट आपको बताया करेंगे। जैसे डायबिटीज स्पेशल किसी दिन रखेंगे, किसी दिन ज्वाइंट्स पेन का रखेंगे, तो उस दिन उसी से रिलेटेड औषधियां प्लस उसमें क्या करना क्या नहीं करना का बता देंगे। क्योंकि आज आयुर्वेद का मेन जो मूल है, जो आपको दिनचर्या कैसी रखनी उस पर बेसिकली बात कर रहे हैं। तो और दर्दों पर और ऑर्गेन्स पर ज्यादा नहीं हम कर सकते हैं चर्चा, समय भी सीमित है। ठीक है, तो अभी क्या बात कर रहे हैं हम, पानी को घूट घूट पीना। घूट घूट क्यों पीना, क्योंकि मुंह में जो है क्षार, देखिए जो लार है हमारी वो क्षारीय है, और मनुष्य की ब्रह्मांड में सबसे बड़ी औषधि स्वस्थ रखने की अगर है कोई चीज तो मुंह की लार है, जो कि हर समय बनती है, रात को सबसे ज्यादा बनती है। और जो भाई बहन सुबह उठकर कुल्ला करके उसे वेस्ट कर देते हैं तो वो बस कर दिया उन्होंने बेड़ा गर्क। पता क्यों, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण औषधि है स्वस्थ, क्योंकि ये एल्केलाइन, ये क्षारीय है, और पेट में अम्ल है ना, एसिड है जो कि अम्लीय है। जब लार हमारी ये क्षार और अम्ल मिलता है तो न्यूट्रल होता है। हम पानी को घूट घूट इसलिए पीते हैं, रात को जब भी आप उठे सबसे ज्यादा मुंह में लार है, कुल्ला नहीं करना, पानी को घूट घूट लेना, अच्छे से कुल्ला कर करके पेट में धीरे धीरे जाएगा। जो अम्ल रात में बढ़ा है बना है वो शांत हो जाएगा, वो पानी पीते हैं। जब हमारे पेट का अम्ल शांत होगा वो ब्लड में जाएगा ही नहीं, तो हमारा ब्लड शुद्ध होगा, और शुद्ध ब्लड जब हमारे शरीर में दौड़ेगा तो हमें कोई रोग नहीं होगा। आप बात समझिए, वो एसिड, वो अम्ल, वो जो वायु जब हमारे पेट में दौड़ती है
पेट की 56 बीमारियां पैदा करती है, 40 बीमारियां पैदा करती है। और वो वायु जब निकल करके हमारे ब्लड में आती है, वो अम्लीय ब्लड जब हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है तो वो हमारे शरीर के सारे ऑर्गन्स का बेकार कर देता है, हमें बेकार कर देता है और हम बीमार हो जाते हैं। हम जो है हम अपने स्वास्थ्य पर कंट्रोल नहीं रख पाते, है ना। तो आपको क्या करना, घूट घूट पानी को पीना, क्षार को अम्ल से मिलाना, हमें लार को अम्ल से मिलाना, और वो जितनी बार भी पानी पिए आप उसको घूट घूट, है ना। सुबह आपको नाश्ते से पहले कम से कम 4 गिलास पानी, पूरे दिन में 10 से 15 गिलास पानी, ठीक है। जब भी दिन भर में पानी पिए आप कुल्ला करें, घूट घूट करके पिए, पूरा अंदर तक कुल्ला करें, अंदर तक मुंह कुल्ले करके फेंकना नहीं पानी को, और अंदर तक उसे घटक लिया, ठीक है। इसी तरह से आपको करना, क्योंकि हमारे पेट में अम्ल है और उसको अगर शांत रखना तो क्षार को ज्यादा से ज्यादा, ये लार को अपने पेट में ज्यादा से ज्यादा घूट घूट करके लेके जाए, आपका अम्ल शांत है, ठीक है। अब जल्दी जल्दी चलते हैं क्योंकि समय भी भाग रहा है। तीसरे नियम पर चलेंगे। तीसरा नियम है हमें कि भोजन से पहले कम से कम 4 गिलास पानी पीना, 4 से 6 कर ले तो अच्छा, नाश्ते से पहले, और पूरे दिन में 10 से 15 गिलास, ठीक है। इससे क्या होगा आपका, देखिए, एक तो बीपी वाले जो है, जो जिनको हाई ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर की बीमारी बना ली है, वो कोई बीमारी नहीं है। ब्लड प्रेशर जो है शरीर में अम्ल, आपके ब्लड में अम्ल बढ़ा, आपके खून में अम्लता बढ़ने से ही बीपी हाई हो जाता है। तो सबसे पहले उसका फायदा क्या होगा कि जिनका बीपी बढ़ा हुआ है उनका बीपी शांत हो जाएगा, ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा। पानी को ज्यादा से ज्यादा सुबह नाश्ते से पहले कवर करें। और दूसरा क्या फायदा होगा कि आपका पेट साफ होगा, आपका जो आते हैं उनमें मल चिपका हुआ है, जितना पानी की मात्रा, अगर 10 से 15 गिलास आप पूरा पानी की मात्रा को पेट अपना पूरा रखेंगे तो आपके पेट से पानी वो सफाई करता हुआ अपना नीचे आएगा। आप ज्यादा से ज्यादा 4 से 6, 7, 8 बार आप कम से कम 6 बार यूरिन पास करेंगे। जितने भी टॉक्सिन्स है वो पूरे बॉडी की सफाई करता हुआ मूत्रपिंड तक जाता है और फिर किडनी के द्वारा बाहर टॉक्सिन्स निकलेंगे, पेट साफ होगा, आपका कब्ज नहीं रहेगा, ठीक है। और बीपी नॉर्मल हो जाएगा, बीपी की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जिनको बीपी हाई बीपी है, ज्यादा पानी कर दीजिए, पानी की मात्रा बढ़ा लीजिए, और आप नमक बंद कर दीजिए 2-3 दिन। अगर ज्वाइंट्स पेन और अस्थमा की दिक्कत नहीं है तो लौकी का जूस, बस लौकी कड़वी ना हो, ये ध्यान रखना है आपको, लौकी कड़वी ना हो, है ना। चिकन सहित उसे ग्राइंड कीजिए, जूस बनाइए, थोड़ा फाइबर उसमें डाल लीजिए, जूस पी लीजिए। पानी को बढ़ा दीजिए, नमक को कम कर दीजिए, जूस, लौकी का जूस पी लीजिए। हाई बीपी, अगर हाई बीपी फिर भी ज्यादा है तो स्वामी जी के पतंजलि स्टोर से मुक्तावटी ले आइए। सुबह 2 गोली खाली पेट और शाम को 2 गोली खाली पेट। शुरू के 15 दिन में, लास्ट के पूरी शीशी खत्म करने तक एक एक टैबलेट सुबह शाम खाली पेट ले लीजिए, बस हो गया आपका नॉर्मल। कभी भी हाई बीपी की दिक्कत आ रही है, एलोपैथिक दवा मत शुरू कीजिए, ठीक है। ये हो गया हमारा तीसरा नियम। चौथे नियम पर बढ़ते हैं। चौथा नियम है हमारा कि हमें पानी को ठंडा नहीं पीना, ठंडा पानी कभी नहीं पीना, हमें ठंडा पानी कभी नहीं पीना, ठंडा फ्रिज का पानी। क्योंकि देखिए मैं बताती हूँ क्यों नहीं पीना। आपका सवाल होना चाहिए क्या दिक्कत है, सभी पी रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, हम तो अभी ठीक है। आप अभी ठीक हो, आपको पता नहीं चलेगा कब गड़बड़ हो जाएगा मामला, है ना। क्यों, एक उदाहरण देती हूँ। आपके पेट में जब पानी जाता है तो पेट और पानी में लड़ाई शुरू हो जाती है। पेट हमारा गर्म होता है, पानी आपने ठंडा पिया, पानी जो है पेट को ठंडा करने की कोशिश करते हैं और पेट पानी को गर्म करने की कोशिश करता है। यदि जो आपका पेट जीत गया, उसने पानी को गर्म कर दिया, तो आप सौभाग्यशाली हैं, आप जीत गए। किसी दिन यदि आपके पेट की जो क्रिया है, शक्ति है, वो डाउन धीरे धीरे होने लगी कि ये तो रोज ही ठंडा आ रहा है, रोज ही ठंडा आ रहा है, और वो उसकी शक्ति कमजोर पड़ गई
और किसी दिन आपके पानी ने पेट को ठंडा कर दिया, तो पेट के ठंडे होते ही आपका मस्तिष्क ठंडा हो जाता है, और मस्तिष्क ठंडा होते ही आपका शरीर ठंडा हो जाता है, और ठंडे शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो घर आपने इतने प्यार से बनाया है उसमें भी कोई वैल्यू नहीं है आपकी, समझ रहे हैं? उसमें भी क्या वैल्यू है? जब ठंडा शरीर है तो क्या कहते हैं, हमारे बहुत प्यार करने वाले पति और बहुत प्यार करने वाली पत्नी भी कहती है जल्दी से लेके जाओ वरना स्मेल आ जाएगी, है ना? तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कभी ठंडा पानी मत पीजिए। अरे आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनका भी नुकसान कर रहे हैं, उनको घड़े का पानी पिलवा दीजिए, ज्यादा ही वो है तो। मैं तो देखो गुनगुना ही पीती हूँ हमेशा, है ना, मेरी तो हैबिट बन गई है। मुझे ठंडे पानी में आनंद आता नहीं है, नॉर्मली भी पानी में नहीं पीना चाहती हूँ, है ना। बहुत ज्यादा अगर गर्मी है तो हमें मौसम के हिसाब से भी थोड़ा सा चीजों को करना पड़ता है, तो भी नॉर्मल पानी बस, है ना। उसमें भी लगता है गुनगुना हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, लेकिन वो नॉर्मल। बाकी जिनको ज्यादा ही तलब है वो घड़े का पानी, क्योंकि मिट्टी से बना घड़ा है, हमारा शरीर भी मिट्टी से बना है, जो शरीर हमारे मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स है वही हमारे शरीर में भी है, तो वो पानी आपको फायदा देता है, तो घड़े का पानी पी लीजिए। अभी बरसातों का समय है तो तांबे का पानी पीजिए, जाड़े के समय में सोने का पानी पीजिए, है ना, और गर्मी के समय में चांदी का पानी पीजिए। बरसात में हमेशा आपको तांबे का पानी पीना, बरसात का समय है, तांबे के पानी को आप तांबे के जग को सर के पीछे रखिए, क्योंकि उससे जो आयरन कलेक्ट होंगे वो उसका ढक्कन बंद मत करिए पूरा जग का, उसको थोड़ा खोल के रखिए, तो तांबे के बर्तन में जो आयरन कलेक्ट होंगे उसका रिफ्लेक्शन आपके माइंड पे पड़ेगा, और देखिए आप उसका रिफ्लेक्शन पड़ने से ही आपको इतना लाभ होगा, और आप सोचिए अगर उसे पिएंगे तो कितना लाभ होगा, है ना। तो तांबे के बर्तन को हमेशा सर की तरफ रखिए, उसका ढक्कन खोल के रखिए, उसका रिफ्लेक्शन आपके माइंड पे पड़ेगा और आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको कभी भी तांबे के बर्तन का पानी जो है कांच के बर्तन में डालिए या तांबे के ही गिलास में डालकर पीजिए, उसको किसी और बर्तन में नहीं डालिए, ठीक है। तांबे के ही गिलास में लीजिए उस पानी को, या फिर कांच में डाल सकते हैं, बस हो गया, वरना उसके आयरनों में कमी आ जाती है, ठीक है। बस तांबे के पानी को पीने के लिए दो किस्म के व्यक्ति नहीं पी सकते, जिनको एक तो निमोनिया है और एक अल्सर है, बस टीबी की प्रॉब्लम है। टीबी, अल्सर और निमोनिया वाले जो है वो तांबे के बर्तन का पानी ना पिए, बाकी सब पिए। और 3 महीने फुल, अभी से जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने अच्छे से पी ले, पूरे साल भी पी सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। घड़े में जैसे ही आपकी जाड़े आएंगे उसमें सोने का पानी डाल दीजिए, जैसे चांदी किसी बर्तन में आपने रखा है पानी, उसमें आपने सोने का एक सिक्का डाल दिया, चांदी का एक सिक्का डाल दिया गर्मी में, सोने का सिक्का डाल दिया जाड़े में, हो गया आपको उसको आपको लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम 5वें नियम पर। मैंने आपको बताया कि आपने भोजन के बाद कभी भी पानी नहीं पीना, भोजन से पहले कब पीना और भोजन के बाद कब पीना, ये आपको मैंने बता दिया। आपको बताया मैंने पानी को घुट घुट पीना, और तीसरे नियम पे बताया मैंने 4 गिलास 6 गिलास पहले पीना नाश्ते के, और पूरे दिन में 10 से 15 गिलास पीना। मैंने आपको बताया कि ठंडा पानी कभी नहीं पीना, है ना, ये मैंने रिपीट कर दिया। आगे चलते हैं, आपको भोजन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन को चबा चबा कर खाना, जितने आपके दांत उतनी बार एक दस्ते को चबा। भोजन को हमेशा पृथ्वी पर बैठकर करना, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हमारी नाभि पर पड़ता है और इससे हमारा डाइजेशन क्रिया अच्छा होता है। हमेशा साफ सुथरा घर रखिए, आप बाहर चप्पल निकालिए और पोछा लगा करके भोजन को नीचे बैठकर करिए, डायरेक्ट धरती पर बैठकर करेंगे अच्छा होगा, है ना। भोजन को सुबह के भोजन के बाद, आपको सुबह के नाश्ते के बाद आपको काम करना, बीपी आपका लो रहता है। दोपहर को बीपी बढ़ा हुआ होता है, तो दोपहर के भोजन के बाद आपको क्या करना, आराम करना, और रात के भोजन के बाद आपको 1000 करना चाहिए, ठीक है। रात का भोजन यानी कि आपको शाम में जब भोजन करना, सूर्यास्त से पहले भोजन कर लीजिए। स्वस्थ रहना है तो मैं तो आयुर्वेद के हिसाब से चलूंगी, है ना। आपका ऑप्शन होगा कि नहीं, अगर दिनचर्या ऐसी है कि 7 बजे के बाद आते हैं तो लिक्विड खाइए, ठीक है, लिक्विड खाइए, हैवी मत खाइए, ताकि वो आराम से पच जाए, है ना। आपको जब भी आपको दोपहर के भोजन के बाद आराम करना, तो 10-15 मिनट बाद अपना किचन समेटिए, 10-15 मिनट बाद थोड़ा चलिए 10 मिनट, उसके बाद आपको आराम करना, और आपको आराम दाई करवट लेते हुए करना, क्योंकि रात को जब भी सोना आपको बाई करवट लेते हुए सोना, है ना। रात को आपका ये सूर्य स्वर, आपकी पिंगला नाड़ी, है ना, ये हमारा ये
दायां स्वर जो है ये पिंगला नाड़ी है, ये सूर्य के सदस्य है, आप समझ गए, सूर्य के सदस्य है। तो ये हमारा सूर्य स्वर चलेगा। तो रात को जब भी सोना बाई करवट लेते हुए सोना, डाइजेशन के लिए अच्छा होगा। लेकिन दिन में जब भी सोना हमारा पित्त बढ़ा हुआ होता है, बाई करवट लेते हुए सोना, आपको हमेशा दिन में दाई करवट लेते हुए सोना, रात को बाई करवट लेते हुए सोना, दायां स्वर ऊपर रहेगा। दिन में हमेशा आपको दाई करवट लेते हुए सोना, चंद्र स्वर, ये बायां स्वर हमारा चंद्र स्वर है ना, ये चलेगा तो हमारा बीपी वालों को बीपी नॉर्मल होगा, और जिनको नहीं है उन्हें कभी नहीं होगा। तो दिन में हमेशा चंद्र स्वर को ऊपर रखना, ठीक है, बाई करवट को ऊपर रखना, रात में हमेशा दाई करवट को ऊपर, ये आपको सोने का तरीका है, ठीक है। रात को आपको जल्दी भोजन करना सूर्यास्त से पहले, उसके बाद 1 घंटा बाद दूध पीना, 1-1.5 घंटा बाद, उसके बाद आपको 1000 कदम चलना और फिर सो जाना, दाई कर दो। 1-2 घंटा भी आप सो गए, बस हो गया, फिर पलटी भी मारते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका हुआ भोजन के लिए। सुबह भोजन पौष्टिक करना, ओट्स का चीला खाना, ओट्स फाइबर युक्त चीजें खाना। आपको ओट्स, प्लेन ओट्स पीस लीजिए, उसमें वेजिटेबल फूड सारे डालिएगा और धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्च डाल के उसका एक चीला बना लीजिएगा। उसमें रागी का आटा खा लीजिए, कुछ भी मल्टीग्रेन आटा हमेशा आपको खाना, फाइबर युक्त चीजें खाना आपको। रागी का आटा, जैसे अभी बहुत गर्मी है तो जौ का, आपने गेहूं में चना और ज्वारा डालना और उस आटे का खाना, रोटी, है ना, प्लेन आटा कभी नहीं खाना। आपको पता है अब गेहूं में सबसे कम फाइबर, और हम सबसे ज्यादा गेहूं खाते हैं, है ना। उससे क्या होता है कि जब ज्यादा आप गेहूं खा रहे हैं, फाइबर जा नहीं रहा है आपके पेट में, तो उससे क्या होगा, आपने सुना होगा कि डायबिटीज वालों के लिए हाई फाइबर लो कैलोरीज डाइट चार्ट है ना। तो ये आपको जितना ज्यादा फाइबर पेट में जाएगा उतना ही बीमारियों से आपको निजात मिलेगा, आपको छुटकारा मिलेगा। तो आपको ब्राउन राइस, डायबिटीज वालों को ब्राउन राइस खाना, उसमें फाइबर होता है ना। आपको मल्टीग्रेन दलिया खाना। कोलेस्ट्रॉल वालों को, कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार का, गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, गंदा कोलेस्ट्रॉल। हाई जो हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो है HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, है ना। तो हमें अपना गंदा कोलेस्ट्रॉल कम करना, तो अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। वो कैसे बढ़ता है, योग से। पहले तो आप जान लीजिए गंदा कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है, रिफाइंड ऑयल से। आप आज समझ, रिफाइंड ऑयल से, तली हुई साग, ये जो आपके बाहर की ये चीजें आती हैं, पिज्जे बर्गर, इनसे, है ना, और नॉन वेज से, जानवर फूड से। और अगर इसे हमें कम करना है, LDL को, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम करना, तो क्या करना, HDL को बढ़ाना। तो HDL कैसे बढ़ेगा, वॉक कीजिए, योग कीजिए, हरी साग सब्जी खाइए, आपका HDL बढ़ेगा। HDL हमारा इतना बढ़िया दोस्त है, वो हमारे हार्ट ट्यूब में घुस कर उसको LDL को निकाल के बाहर ले आता है ना। तो आपको वॉक करना, योग करना, हरी साग सब्जी खाना, ठीक है। तो ये हम बीच में थोड़ी बीमारियों का नाम आ रहा है, तो उसके बारे में हम आपको बताते जा रहे हैं। अब आगे चलेंगे, हमें सुबह आराम काम करना, दोपहर को आराम करना, रात को 1000 कदम चलना, ठीक है। चबा चबा कर भोजन खाना, पौष्टिक भोजन खाना, हाई फाइबर चीजें खाना, मल्टीग्रेन दलिया खाना। 5 चीजें आपकी 5 रोगों से छुटकारा, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम की कमी को पूरा, मोटापा को कम करना, मतलब जितने भी आपकी दिक्कतें हैं ना बेसिक, उनको कम करता है मल्टीग्रेन दलिया। स्वामी जी के पतंजलि स्टोर से ले आइए, या 500 ग्राम गेहूं, 500 ग्राम चावल, 500 ग्राम मूंग में 100 ग्राम उसमें अजवाइन डाल लीजिए, और 100 ग्राम तिल और 50 ग्राम अजवाइन डाल के पीस लीजिए, और उसमें चावल डाल के, थोड़े से गेहूं डाल के उसे पीस लीजिए, मूंग बाजरे को, ठीक है। ये आपका दलिया मिक्स हो जाएगा, और नहीं तो आप पतंजलि स्टोर से ले लीजिए, दलिए को खाइए, ठीक है। आगे चलेंगे, आपको कभी भी पेप्सी कोला, कैंपा कोला नहीं पीना, है ना। फास्फोरिक एसिड होता है उसमें, टॉयलेट क्लीनर में जो होता है उसको लाए, अगर आपने किसी अपने मित्र को पिलाया, उसका नुकसान कर दिया आपने, आप बड़े शौक से लेके जाते, नहीं ये काला वाला ले लो, नहीं ये पीला वाला ले लो,
नहीं ये वाला ले लो, लिम्का वाला ले लो, दुनिया भर का उसे जबरदस्ती फ्रूट, अरे वो मना कर रहा है भैया, उसे नहीं पीना, उसे पता है आयुर्वेद के हिसाब से क्या पीना, तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हो हैं? नहीं जी, बड़ी बड़ी बोतलें लाके रख देंगे, आज ये आ रहा है, आज वो आ रहा है, नुकसान कर रहे हो, उसको मट्ठा पिलाइए, घर में दही जमाइए, उसको भिगो लीजिए, ऐसे करके उसे मट्ठा पिलाइए, ठीक है ना। पेप्सी कोला, कैंपा कोला अगर कोई लाया है आपके लिए भी, तो उसे टॉयलेट क्लीनर में डाल दो, चकाचक हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कभी भी ये काम नहीं करना है, एल्युमिनियम के बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना, आपको स्टील के बर्तन को, स्टील के बर्तन में आप कर सकते हैं, कांसी का बर्तन, कांच का बर्तन सबसे अच्छा, ठीक है। आपको कभी भी फलों, खाने के साथ फल नहीं खाना, फल नहीं खाना, क्यों नहीं खाना, आपका सवाल होना चाहिए कि हम तो बड़े दिनों से खाते आ रहे कि भोजन के बाद एक फल ले लूं, है ना, अरे कैसे ले लो, आपको पता ही नहीं कैसे लेना। फल और सलाद कभी भी, चाहे वो वेजिटेबल सलाद हो चाहे फ्रूट सलाद हो, कभी भी भोजन के 40 मिनट पहले खाना, ठीक है। कभी भोजन के, क्यों क्यों नहीं खाना, मैं बता देती हूँ फटाफट। देखिए, जब हमारे भोजन जाता है पेट में, तो जठर अग्नि जो है उसमें प्रदीप्त होती है, और भोजन को पचाने के लिए तेज अग्नि की जरूरत होती है, और जो हमारा फल है और सैलेड है, उन्हें धीमी अग्नि की जरूरत है। एक तो क्या हुआ कि फल आपने खाया और सलाद खाया भोजन के साथ, तो क्या हो गया, आपका फल और सलाद जल गया, तो वो जो आपका भोजन है जो पचा है, वो भी दूषित हो गया उस जले हुए मटेरियल से, एसिड बना, है ना, खट्टी डकारे जलन, डाइजेशन क्रिया गड़बड़ा दी। दूसरा, पैसे खराब हो गए, आपको लाभ ही नहीं पहुंचा, आपके धन का भी वेस्टेज। तो 45 मिनट पहले खाना, भरपेट खाना, दोपहर में खाना, खीरा कभी रात को नहीं खाना, रात को अगर सैलेड लेना तो सिर्फ प्याज का, बाकी किसी चीज का नहीं, है ना, क्योंकि खीरा सुबह खीरा, सुबह खीरा खीरा, सुबह खीरा हीरा, दोपहर को खीरा खीरा, और रात को खीरा कीड़ा, कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता। टमाटर के साथ खीरा ना काटे, ठीक है, उनको अलग अलग खाए, टमाटर सैलेड खाए या तो प्याज। ये मिक्स का चक्कर बहुत गलत है, ये कि मिक्स वेज, मिक्स सैलेड, ये मिक्स मत कीजिए, एक एक चीज प्योर रखिए, प्योर प्योर प्योर, ठीक है। ये अलग अलग, अरे अगर टमाटर ही सजा लोगे तो क्या दिक्कत है, सलाद खा लेंगे पूरा खीरे का, तो उसमें कोई सुंदरता ही थोड़ी ना दिखानी है। मिक्स का चक्कर नहीं करना, गलत है। मिक्स वेजिटेबल नहीं, एक वेजिटेबल बनाइए, कोई भी बनाइए प्योर, ठीक है। जीवन प्योर, खाना प्योर, स्वास्थ्य प्योर मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं जल्दी से, कितनी देर है हमारे पास, हो गया है समय, बस 5 मिनट और लूंगी, ठीक है। फटाफट करते हैं इसको। और अभी क्या आ गया, हमारा नंबर आता है, आपको फास्फोरिक एसिड कभी नहीं लेना और फास्फोरस ज्यादा लेना। गन्ने का जूस, आप ये सोच रहे होंगे कि इतनी महंगी महंगी चीज बता गई, अब हम क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आपको जूस पीना गन्ने का, देखो महंगा थोड़ी होता, अब चलो फिर भी अगर आपको नहीं मिल रहा गन्ने का, मौसमी का जूस अगर महंगा पड़ रहा है, तो नींबू की शिकंजी पी लीजिए। ये मत कहिए कि कुमकुम दीदी आई थी महंगी महंगी चीजें बता गई, ऑप्शन है, ऑप्शन दे रही हूँ, नींबू की शिकंजी पी लो सुबह नाश्ते के साथ, वो सबसे बढ़िया, और उसमें चीनी मत डालिए, सफेद चीनी, सफेद नमक बिल्कुल वर्जित, सेंधा नमक लीजिए, ठीक है। और उसमें खांड, देसी खांड ले लीजिए, उसमें देसी खांड थोड़ा सा डालिए नींबू के साथ, और आप पी लीजिए खाने के नाश्ते के साथ, हो गया। वही बच्चों को दीजिए, विटामिन सी भरपूर होगा और बड़ा फर्स्ट क्लास उनका दिन रहेगा। आगे वो ये नहीं कहेंगे स्कूल से कि मेरा सर दर्द है, मेरे पेट में गड़बड़ है और मेरा पेट, नहीं तो कल को भी फिर वो दिक्कत कर देंगे ना, बच्चों को भी दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे अपने नियमों का पालन करना, कभी भी आपको विरुद्धाहार नहीं करना, दूध के साथ नमक नहीं खाना, दूध के साथ मछली नहीं खाना, ठीक है। उड़द की दाल, दही बड़े बहुत अच्छे होते हैं, दही बड़े सब बनाते हैं और उसमें दही भल्ले भर भर के खाते हैं, है ना। आपको कभी भी उड़द की दाल के दही बड़े नहीं बनाने, आपको मूंग की दाल के दही बड़े, क्या दिक्कत है, बहुत बढ़िया है, मेरे घर आइए, मैं खिलाऊंगी आपको। मूंग की दाल के उसमें दही भी डालिए, सॉल्ट भी डालिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो एसिड भी नहीं करेंगे। आप दही बड़े खाते थे उड़द की दाल के, और पता है उसमें कितना नुकसान होता है, उड़द की दाल में दही वर्जित है, आपने कर लिया नुकसान, पता नहीं चलता, इंस्टेंट नहीं पता चलता है, चीजें पता चलती हैं बाद में, है ना। तो आपको विरुद्धाहार नहीं करना, ठंडे के साथ गर्म नहीं खाना, गर्म के साथ ठंडा नहीं खाना,
ये सब आपको ध्यान रखना। मौसम के अनुकूल, देखिए भगवान ने कितनी बढ़िया व्यवस्था की है। अभी गर्मियों का समय है तो ठंडी ठंडी चीजें आ गई, तरबूजा आ गया, खरबूजा आ गया, है ना। आपको लौकी की सब्जी आ गई, तुरई की सब्जी आ गई, टिंडे की सब्जी, अरे कितनी सब्जियां पड़ी हैं बढ़िया बढ़िया। जैसे ही जाड़े आएंगे तो चोलाई, पालक, गरम गरम चीजें आ जाती है। तो भगवान जी ने सारी व्यवस्था करके रखी है। तो थैंक यू गॉड, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना। कभी भी आपको, आपके घर में किचन है और किचन में मसाले हैं और मसाले एक एक बड़ा उपयोगी है। आगे कभी आएंगे तो फिर बताएंगे। मनुष्य की 7 प्रकार की प्रकृति है। आप बात, कफ, पित्त 3 हो गया, फिर पित्त बात, कफ बात, बात कफ, और एक है सम प्रकृति। मनुष्य की 7 प्रकार की प्रकृति। अपनी प्रकृति को जाने, अपने स्वभाव को जाने, अपने मौसम को जाने, अपने दिनचर्या को जाने, और जो मैंने आपको बताया है उसको अमल करें। और बस अभी अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ, क्योंकि समय हो चुका है। कहने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बाद में आती रहूंगी। किसी एक ऑर्गन्स को लेकर, एक टॉपिक को लेकर, एक बीमारी को लेकर मैं पूरा आपको बताऊंगी। ओम। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। ओम। धन्यवाद बहन जी, आपने अपना कीमती समय दिया। शायद हमारे पास ही समय कम है, आपकी वाणी को आपने विराम दिया, इसके लिए धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़ते रहेंगे, ऐसी उम्मीद है। और मैं आप सबको बता दूं, बहन जी ने जिस स्टाइल से पढ़ाया, वो मतलब समझाया, वो एक उनका अलग से स्टाइल है। क्योंकि आपको मैं बता दूं, एक तो बहन जी शिक्षिका है, जो पतंजलि की सह शिक्षक की कक्षाएं चलती हैं। बहन ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाते हैं, साथ में जो YCB की जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी बहन जी पढ़ाती हैं। इसलिए बहन जी का ऐसा स्टाइल है, और बहन जी ने सबके क्वेश्चन भी खुद करे और आंसर भी दिया। उसके लिए आप बहन का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे आप हमारे साथ जुड़े रहें। और शायद हमारे साथ हमारे गुरु भाई आदरणीय चरणजीत अरोड़ा भी हैं, आए और हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय विष्णु भाई जी हैं क्या सर? आदरणीय भाई जी, आज की विशेष योग की साधना के लिए आपने आदरणीय कुमकुम बहन जी को आमंत्रित किया। बहुत सुंदर वार्तालाप रहा, बहुत अच्छी जानकारी दी आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद क्या होता है इसके बारे में बताया। हमें नहीं पता था कि आयुर्वेद की इतनी सुंदर परिभाषा है। और पित्त, कफ, वात, इसके बारे में सुना तो था, लेकिन ये हमारे शरीर के किन अंगों के ऊपर निर्भर करते हैं, ये हमें आज पता चला। और भी बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। आशा है आगे भी जो है बहन जी हमारे योग साधना में आती रहेंगी और हमें लाभान्वित करती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कुमकुम बहन जी का। बहन जी, एक बार मैं भाई जी को रोकना चाहूंगा और बताऊंगा कि आदरणीय भाई जी निरंतर इस क्लास को संचालित कर रहे हैं। मतलब ये आईडी भाई जी के द्वारा चलाई जाती है, और आईडी सुबह 5:20 पे स्टार्ट हो जाती है। निरंतर भाई जी ये कार्य कर रहे हैं, आदरणीय विष्णु भाई जी। और विष्णु भाई जी आपके पड़ोसी हैं, इंदिरापुरम में ही रहते हैं, और आदरणीय कुमकुम बहन जी करते हैं जी। अच्छा, तो बहुत बहुत बढ़िया। जी जी आप भी इंदिरापुरम में रहते हैं क्या? जी जी जी, मैं इंदिरापुरम में नीतिखंड 1 में रहती हूँ। मेरा निवास स्थान 143, मंगल चौक के एकदम पास। अच्छा, हमारा वैभव खंड एक्सप्रेस गार्डन। ओके जी जी, थोड़ा हमसे हैबिटेट सेंटर के बिल्कुल सामने जी। हैबिटेट सेंटर है ना ये? अच्छा अच्छा, हैबिटेट के जी 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 दिखाई देता है। थोड़ा सा दूरी पड़ता है हमसे। हमारा इधर मंगल चौक के पास है। ज्यादा दूर नहीं है, 10 मिनट का पैदल का रास्ता है। बिल्कुल, आप आइए मेरे यहाँ पर। मेरा नीतिखंड 143 निवास स्थान जी। चलिए, आदरणीय विष्णु भाई जी से निवेदन है, कक्षा को समापन की ओर ले जाए। एक शांति पाठ फिर समापन। आशा है सभी ने आज की अति सुंदर विशेष
योग विज्ञान साधना का जो आयुर्वेद के ऊपर आधारित थी, भरपूर आनंद लिया होगा। बढ़ते हैं शांति पाठ की ओर। हे प्रभु, हे भगवान। ओम देवो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधया शांति वनस्पतया शांति विश्व देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति, शांति देव शांति, श्यामा शांति, ओम शांति शांति शांति। इसी के शांति साथ को मन मस्तिष्क में समाहित होने दें। अपने दोनों हाथों को सामने लेकर आए, दर्शन करें। इस आई हुई ऊर्जा को अपने मुखमंडल पर धारण करें। शरीर के उन समस्त अंगों पर भी लगाएं जहां पर आपके दर्द है। हाथों की दोनों उंगलियों से आंखें खोलें, धीरे से फैलाते हुए। सभी को मेरा नमस्कार। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट आए। दूसरे के लिए हमारे दिल में बैर भाव न आए, कष्टों को दिन भर हम बात करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय। ओम भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप रवि भाई जी के साथ जुड़ करके जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, ये अच्छा कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपका। और बस एक चीज और कहना चाहूंगी, क्योंकि समय की थोड़ी सी शॉर्टेज थी, तो आगे फिर जरूर आऊंगी। और क्योंकि देखिए आज जो बताया उसमें कुछ मुख्य पार्ट रह गया है कि बात कफ पित्त के लिए सबसे अच्छी औषधि कौन कौन सी, क्योंकि कुछ लोगों का, हमारे भाई बहनों का शरीर इतना ज्यादा खराब हो रखा है कि उनको औषधि के नियमों के पालन करने के साथ साथ कुछ औषधियों की भी जरूरत होती है। तो चूंकि मैंने आज औषधियों का इसलिए नहीं छेड़ा क्योंकि समय नहीं था, तो जब नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो जरूर बताऊंगी कि बात को शांत रखने के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या, पित्त को शांत रखने के लिए और कफ को शांत रखने के लिए सबसे अच्छी औषधि क्या है ना। और बताऊंगी कि बात कफ पित्त तीनों को शांत रखने के लिए एक बड़ी औषधि क्या है ना। तो औषधियों के बारे में फिर विशेष चर्चा मैं करूंगी, जल्दी ही आऊंगी। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बहन आरती जी का, हमारी युक्ति प्रभारी है, और हमारे भाई रवि जी का, और भाई सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छा ये कार्य कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। मुझे बुलाने के लिए दिल से आभार। ओम जी। आपको करने से देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सारे